तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो चैप्टर का जो भी डाटा है वो हम स्टार्ट करेंगे आज विदाउट एडजस्टमेंट वाला। बिकॉज देखो डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट वाला भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो चैप्टर का बेस है ना वो यहीं पे मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट, आसान सा चैप्टर, बड़ा अच्छा चैप्टर है। और आप ये लगा लो आपकी 11th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन क्या है इसका? सबसे ज्यादा मार्किंग के हिसाब से बात करें, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स के दो चैप्टर्स मिलाकर बनेंगे आपके, दोनों के दोनों सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स के चैप्टर्स हैं। सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। इस चैप्टर में से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 1 नंबर के एमसीक्यूज में निकल के आएंगे और 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब तुम्हारे जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 1 3 4 6, हर एक सेगमेंट में से इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क करके तो पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन आपको 1 मार्क करके आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करने वाले। चैप्टर का बेस क्या है? अब इसका जैसा नाम है ना, नाम क्या है इसका? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है भैया आपने पूरे साल मेहनत करी। ठीक है, पूरे साल मेहनत की, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2000 लेट सपोज 24 के अंदर, 31 मार्च को आपका पूरा साल खत्म होगा 2025 में। तो भैया इस पूरे साल की परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी, वो आप कब निकालोगे? बिल्कुल साल के एंड में। इसीलिए इस अकाउंट को क्या कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट कहा जाता है। बिल्कुल फाइनल पोजीशन पता लग जाती है आपके बिजनेस की क्या है। फाइनल पोजीशन का बेसिकली मतलब होता है यहां पर हम बनाते हैं अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चैप्टर का नाम भी आपका यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्रिएट करते हैं और इनसे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनानी पड़ती हैं आपको? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी विच इज ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा जो आपको बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों को बनाने का रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन इन दोनों को बनाने का। पहला, इसको जब हम बनाते हैं तो मुझे क्या पता लगता है कि हमने अपने बिजनेस से क्या कमाया। या तो हम प्रॉफिट कमाएंगे या तो हम लॉस कमाएंगे, और ग्रॉस वाला है, केवल सब कुछ नहीं है। फाइनल प्रॉफिट आपको यहां से मिलेगा, दैट इज आपने अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। तो दीज आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग के बेसिस बनाई जाती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज और बनानी पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं कि आपकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या दिखाती है? बैलेंस शीट आपको बताती है आपके बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, कि भाई आपने पूरे साल मेहनत करी, मेहनत करने के बाद आपके बिजनेस की वैल्यू आज की डेट में क्या है, वो कहां से पता लगेगी मुझे? बैलेंस शीट से। बिकॉज बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जाती है बाय getting the information about all the assets in your business and all the liabilities of your business। आपके बिजनेस के सारे एसेट्स एंड सारे लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा मुझे? बैलेंस शीट के अंदर। तो ये बैलेंस शीट आपको बताएगा आपके बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, और इसीलिए हम इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है पोजीशनिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपके बिजनेस की पोजीशन वगैरह बताता है ये, इसीलिए इसको पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। एक साल के बाद, ठीक है, अब मान लो किसी बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपए के एसेट्स है साल, एक साल खत्म होने के बाद, और उसी बिजनेस पर 4 लाख की लाइबिलिटी है, तो उसके बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है? नेट वैल्यू, बिजनेस को अगर खरीदना हो तो नेट वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी आ रही है? 20 लाख माइनस में 4 लाख रुपए। इसका मतलब उसके बिजनेस की वैल्यू आज की डेट में कितने रुपए की है? 16 लाख। पता कैसा लगा? बैलेंस शीट से। बिकॉज बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन पढ़ी ना आपने, आपको पता लगा भाई एसेट्स कंपनी के पास कितने रुपए के? 20 लाख के। कर्जा कितना ले रखा है? 4 लाख का ले रखा है। तो जाहिर सी बात है कंपनी की नेट वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? दैट इज ओनली 16 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और ये सब कुछ किस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक इतना सेगमेंट जो आपके पास अवेलेबल है, इसको समझ लो, इसको पढ़ लो आराम से, इसको लिख लो, ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स। मेंशन कर लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, ये लिख लो चैप्टर का नाम। देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बाद और डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, पहले इतना मेंशन करो। देखो भाई, अब जो हमारा अगला वाला सेक्शन है वो क्या है? दैट इज कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते टाइम ना हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, जैसे फाइनल अकाउंट कब बना रहे हो आप?
फाइनल अकाउंट्स आर, ये लिखते रहो सारे के सारे, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। भाई अकाउंटिंग ईयर हम जो भी यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हर बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर ही यूज करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ बिजनेसमैन क्या बोलते हैं, हम जनवरी से लेकर दिसंबर का यूज करेंगे, कुछ कहते हैं अप्रैल से मार्च का करेंगे। तो जब भी हमारा वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का एंड होगा, चाहे वो दिसंबर वाला हो चाहे वो मार्च वाला हो, जैसे ही वो खत्म होगा हमें क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, फाइनल अकाउंट्स को जब हम बनाते हैं तो किस बेसिस पर बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन accrual basis of accounting. Now what is this accrual basis of accounting? ये होता क्या है? ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में थे ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 4 का नाम आपका नाम है, ये 4 का है 3 का है। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर दो ही बेसिस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो वो दोनों के दोनों में से जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, फाइनल अकाउंट उसे फॉलो करता है। तो एक्रूअल बेसिस बेसिकली क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में बात करूं, अमाउंट्स रिलेटेड टू करंट ईयर, अमाउंट्स जिनका रिलेशन किस साल से है, रिलेटेड टू करंट ईयर, विल बी रिकॉर्डेड इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, इन प्रॉफिट कैलकुलेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। भाई बिजनेस में जो भी आपको फायदा होगा नुकसान होगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए आप केवल और केवल वही अमाउंट्स लोगे या फिर वही आइटम्स लोगे जिनका कनेक्शन किस साल से है, करंट ईयर से। कोई भी आइटम अगर अगले साल का है या पिछले साल का है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर आइटम को एंटरटेन नहीं करने वाला, हम उसे यूज भी नहीं करेंगे, हम उसे कहीं देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर कुछ है ऐसा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स डालनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें हम करेंगे बाद में। डन, नोट हो गया सबका? चलो अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट। तो इनिशियली आपकी बुक्स में अराउंड 6 से 8 क्वेश्चन जो गिवन है स्टार्टिंग वाले, वो सब इसी के ही है, ट्रेडिंग अकाउंट के ही है। तो पहले बात करते हैं सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक मिनट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें एक ही चीज मिलती है, विच इज कि हमने बिजनेस में कितना कमाया, भाई प्रॉफिट कमाया या फिर हमने क्या कमाया, लॉस कमाया, जो भी हमने जनरेट किया है वो सारी बातें हमें कहाँ मिलेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मिलती है, ग्रॉस प्रॉफिट से एंड लॉसेस से। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाओगे, पहले सीधा सीधा बात करते हैं फॉर्मेट। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस। भाई आपने अपने बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस कमाया है। ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या भला है, एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंस तो सिखाई देते हैं आपको, एक होता है आउटस्टैंडिंग होते हुए पे, एक होता है प्रीपेड वाला। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या भला है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में समझाएंगे और समझाऊंगा अभी। पहले अभी नॉर्मल की बात करते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि बनता कैसे है। तो स्कूल में अगर चैप्टर हो चुका है आपका तो फॉर्मेट आपको थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा कि कैसे बनाते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट है, सिंपल सा बात। अब ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा किस साल के लिए आप बना रहे हो। तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी आपका ईयर रहेगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अपना फॉर्मेट, तो भाई ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट, इसमें डेट का कॉलम वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीज़न, क्योंकि ये एक डेट पे बनता है फाइनल अकाउंट्स, बिल्कुल लास्ट वाली डेट पे, इसीलिए मुझे डेट की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके अंदर नॉर्मल तरीके से बन जाता है। सीधा सीधा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये एक तरीके से कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट एक ही बात बोलता है कि भैया जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस वगैरह हैं, सब एक्सपेंस वगैरह, वो सब कहाँ डालो आप, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे जो आइटम रिकॉर्ड होगी वो कौन सी होंगी, सारी सारी
जितने भी बिजनेस करते टाइम भाई नुकसान वगैरह हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ कर दो। और इस तरफ क्या रिकॉर्ड करेंगे हम सारी चीजें, कोई भी, ये कौन साइड है, क्रेडिट साइड, वी विल रिकॉर्ड ऑल काइंड ऑफ इनकम या फिर प्रॉफिट वगैरह जो भी हुआ है हमारा वो सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जब आप ये अकाउंट बनाओगे तो ये अकाउंट बनाते टाइम कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस अकाउंट में मैंडेटरली रिकॉर्ड होनी ही होनी है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहली जो आइटम आप इसमें रिकॉर्ड करोगे विच इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आपको वो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, वो यहाँ रिकॉर्ड कर देना सीधा सीधा। गिवन सारी चीजें होती हैं, बस आपको उठा के रिकॉर्ड करनी ढूंढ ढूंढ के। उसके बाद यहाँ आप रिकॉर्ड करोगे इसी के जस्ट नीचे कि करंट ईयर में अगर आपने कुछ खरीदा है तो परचेजिंग आ जाएगी। परचेजिंग आने के बाद अगर करंट ईयर में जो सामान बेचा था आपने, अगर उसमें से कुछ सामान वापस हो गया, तो जो सामान वापस हो गया उसे हम क्या कर देंगे, सिंपली माइनस करवा के रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इस तरफ आ जाओ सीधा सेल्स। अब इस तरफ सेल्स की वैल्यू, अब सेल्स में जो भी अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया है अगर उसमें से कुछ वापस आ गया, सेल्स का रिटर्न हो गया, तो सेल्स का रिटर्न अगर हुआ है तो एक्चुअल सेल की वैल्यू आ जाएगी बाहर। ठीक है, देखो इसे बोलते हैं हम लोग, इस वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ ग्रॉस सेल्स। ठीक है, और इस वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स, कि आपने एग्जैक्टली नेट कितना बेचा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस तरफ क्या आएगा, एक आइटम आती है विच इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब ये तो आइटम वो है, चार आइटम जो मैंडेटरी हैं, जो आएंगी ही आएंगी एक्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर आपका रनिंग बिजनेस है ना तो आएगा। रनिंग बिजनेस में चलता हुआ बिजनेस है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो आपने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है तो ओपनिंग स्टॉक पॉसिबल है। अगर आपने बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया है तो क्या ओपनिंग स्टॉक आ सकता है, ओपनिंग स्टॉक है क्या, जो पिछले साल नहीं बिका उसे बोलोगे ना, पिछले साल का बचा हुआ माल आज ओपनिंग स्टॉक होगा ना। ठीक है, अगर आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया तो कैसे आएगा। ठीक है, पहली बार माल खरीद के ला रहे हो आप, तो पिछले साल तो बिजनेस था ही नहीं आपका, तो पिछले साल का तो ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं आपके पास, तो आएगा कहां से। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक केवल और केवल रनिंग बिजनेस में आएगा। गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है, क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं डालेंगे, डैश डाल देना बस। अच्छा, अब इसके बाद जस्ट आपने ये सब रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के जस्ट बाद आप रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर खर्चों की लिस्ट। तो खर्चों की लिस्ट यहाँ पे, अब ये जो एक्सपेंसेस आते हैं ना बाकी, ये लिखे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मुझे यही समझाना है आपको कि यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना ये क्या है। तो ये अगर समझ में आ गया ना एक बार, तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपका, केवल ये डायरेक्ट एक्सपेंस वाला सेगमेंट। जैसे आप इसे रिकॉर्ड कर दोगे, अब आप इसे बैलेंस कर देना। तो अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, वो यहाँ आएगा, उसे बोलते हैं सीडी। ठीक है, और इसमें अगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर बचती है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस बोलते हैं उसे हम। ठीक है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। इसके जस्ट बाद आप इसे क्या करोगे, टोटल कर देना, बैलेंस कर देना। बैलेंसिंग फिगर तो आ ही जाएगी आपकी, मतलब टोटल तो कर ही दोगे तभी आएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट हो जाता है किस चीज का, ट्रेडिंग अकाउंट का। हाँ, ये वाला अमाउंट ये यहाँ टोटल के नीचे नहीं आता, इधर ही आता है। ठीक है, दिखा दूंगा अभी, इसके नीचे आता है, वो पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है। हाँ वो आएगा जब पीएनएल, इसके जस्ट नीचे हमारा पीएनएल अकाउंट बनता है, तो ये सेम वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे नीचे। ठीक है, और ये सेम वैल्यू यहाँ नीचे ट्रांसफर हो जाती है। उसका रीजन सिंपल सा होता है कि आप जब अकाउंट बनाते हो ना तो इसके जस्ट नीचे अगला अकाउंट बनता है जिसका नाम है पीएनएल अकाउंट, तो वो एक्सटेंड हो जाता है, चलता रहेगा वो, इसलिए ट्रांसफर हो जाता है वो। ठीक है, चलो हो गया, पहले ये लिख लो सारे तो आगे चलते हैं। ये समझाना है मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस एक्जैक्टली होता क्या है, बिकॉज टीचर से मुझे बताया, स्कूल ने आपको सब लिस्ट दे दी होगी, ये आइटम अगर आ रहे हैं तो ये आइटम ट्रेडिंग में आते हैं, ये आइटम पीएनएल में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना बस। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, व्हाट आर दी एक्सपेंसेस जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सबका। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा पार्ट कवर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ना कुछ बातें जान लेते हैं। अच्छा, पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे थे, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में जानने से पहले ना मुझे थोड़ी सी स्टोरी वगैरह सुनानी पड़ेगी आपको। एक स्टोरी सुन लो पहले। एक बात बताओ, हम जब कोई बिजनेसमैन है, अगर वो सारी चीजें खुद ही कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा,
सबसे पहले रॉ मटेरियल निकाल के लेके आएगा फार्म से। फार्म से रॉ मटेरियल कहाँ लेके आएगा? सारा सारा फैक्ट्री में जाएगा सारा रॉ मटेरियल, ठीक है। वहाँ प्रोडक्शन वगैरह होंगी, सारी चीज़ होगी। प्रोडक्शन के बाद सारा सामान निकलेगा, सीधा कहाँ जाएगा? गोडाउन में जाएगा सामान, जहाँ से सामान रखा जाएगा, स्टोरेज वगैरह की जाएगी। बिकॉज डायरेक्टली तो शॉप में जाएगा नहीं, फिर शॉप में तो लिमिटेड सामान जाता है ना। फिर यहाँ से सामान निकलेगा तो कहाँ जाएगा? सीधा ये जाएगा रिटेल स्टोर के अंदर, मतलब शॉप के अंदर जहाँ सामान बिकता है आपका, ठीक है। ये रिटेल शॉप है आपकी। उसके बाद यहाँ से सामान निकल के जाएगा सीधा कहाँ पे? कस्टमर के हैंड में, हमारे हाथों में आएगा, जो एंड यूजर है जिसके लिए सामान बनाया गया है, वहाँ सामान बिकेगा। ऐसे ही चलता है साइकिल। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आपका प्रोडक्शन का साइकिल ऐसे काम करता है। सामान यहाँ पे उगाया जाएगा, फिर जैसे शुगर की बात करता है, शुगर क्या है? फार्म में गन्ने वन्ने उगाए जाएंगे, गन्ने उगाने के बाद उन गन्नों को उठा के लाया जाएगा सारा सारा फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री से सारी शुगर वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह होगी प्रॉपर तरीके से, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ बनाई जाएगी। बनाने के बाद वो सारा सामान जब प्रॉपर तरीके से पैक हो जाएगा तो वो गोडाउन में जाएगा। गोडाउन से जितने की रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी उसके हिसाब से माल शॉप में जाता रहेगा, शॉप में सामान बिकेगा। बिकने के बाद सारा सामान कहाँ चला जाएगा? कस्टमर के हाथों में चला जाएगा और सामान सेल होकर कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। ये प्रोसेस चलेगा। अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनका कनेक्शन किसके साथ है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका डायरेक्ट रिलेशन हमारा अगर बात करें तो किसके साथ होता है? फिनिश्ड गुड्स के साथ होता है। फिनिश्ड गुड्स मतलब आपने गुड्स को बनाने में जितना खर्चा किया ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली यहां से बन गया। इसको प्रोसेस करने में, इसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा तुम्हारा आया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोल लो, किसी भी तरीके का खर्चा लगाओ जो इसको बनाने में लगा है, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? सीधा सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा भाई? फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां से लेके यहां तक सामान उड़ के तो जाएगा नहीं, ठीक है। या फिर यहां से लेके सामान यहां तक गोडाउन तक उड़ के तो जाने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा? पूरा पूरा ट्रांसपोर्ट लगता है ना भाई। ट्रैक्टर वगैरह लेके जाएंगे या ट्रक वगैरह जाए, कुछ ना कुछ तो जाएगा सामान लेके जाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या है, तुम्हारे पास दो तीन तरीके के खर्चे आते हैं। एक को बोलते हैं कैरेज, लोडिंग का खर्चा हो गया, और उसको जब लेके जाओगे भाई खर्चा वर्चा लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। अब इन दोनों के आगे अगर आपको एक वर्ड मिल जाता है, दैट इज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सामान अंदर लाया जा रहा है, तो वो खर्चा किस चीज का है? ये सारे खर्चे किसमें आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर निकल के आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखो फैक्ट्री में और क्या क्या खर्चा लगेगा। फैक्ट्री में कोई भी खर्चा लगा लो, एग्जांपल बता देता हूँ। फैक्ट्री में लेबर काम करती है, तो लेबर को हम क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में जो मशीन आप चला रहे हो उसमें क्या लगेगा? फ्यूल लगेगा, है ना, पावर लगेगा, फ्यूल लगेगा, आपका लाइटनिंग वगैरह खर्चा आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें क्या है? देखो, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है पावर। पावर का इस्तेमाल होता है मशीन्स को चलाने के लिए। अब बड़ी मुझे मशीन चलानी है, रेलगाड़ी चलानी है इलेक्ट्रिक वाली, तो कहाँ चलेगी? पावर से लगेगी ना। अब ये तो नॉर्मल बोर्ड में चले, रेलगाड़ी का तार, इसमें तार लगा देते हैं, चल जाएगा, पाप हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? पावर चाहिए, बहुत हैवी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर। जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं सारी की सारी, वेजेस भी इसमें आएगा, ये सारे खर्चे भी इसी में आते हैं। अब आपका दिमाग पता है क्या, आप अगर कभी अटकोगे भी ना, आप बस अटकोगे इस चैप्टर के अंदर एक्सपेंसेस को बाइफर्केट करने में। एक्सपेंसेस का मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपका काम आराम से हो जाता है, ठीक है। एक और चीज जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय खर्चा भी इसी में निकल के आएगा तुम्हारे पास। कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी खर्चे वर्चे निकल के आता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है आपका, क्योंकि वो सारे खर्चे आप कब कर रहे हो? इस माल के बनने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं यहां से लेके यहां तक के सारे खर्चे, इन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। माल बनने के बाद उसको मार्केट में बेचना पड़ता है, ये जैसे ही बन गया इसके बाद जितने भी खर्चे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माल बनने के बाद कौन सा खर्चा भैया? माल बनने के बाद भी तो खर्चा करना पड़ेगा आपको। कौन सा खर्चा होता है? माल बनने के बाद होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। भाई माल बनाने के लिए एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, एक ऑफिस लेना पड़ेगा, दुकान लेनी पड़ेगी रेंट पे, तो उसका रेंटल एक्सपेंसेस हो गए। दुकान खोली है तो भाई बिजली का बिल भी वहां पे आएगा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। रेंट आएगा,
नॉर्मल खर्चे आएंगे, सैलरी वैलरी देनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी सामान को बेचने के लिए, अलग अलग खर्चे आते हैं। तो भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लस देखो शॉप से कस्टमर के घर तक सामान जाएगा, ट्रांसपोर्ट उसमें भी लगेगा। देखो ट्रांसपोर्ट यहाँ भी है और ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ के ट्रांसपोर्ट को हम कहाँ डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर। और इस वाले ट्रांसपोर्ट का नाम क्या होगा, नाम सेम रहेगा, दैट इज कैरेज और फ्रेट। तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा हमें कि ये वाला इसमें आएगा और ये वाला इसमें आएगा, इसके आगे इस वाले के इनडायरेक्ट के आगे आपको एक वर्ड मिलेगा विच इज नेम्ड एज आउटवर्ड। तो अगर आपको आउटवर्ड का नाम दिखाई दे रहा है वो किसका पार्ट है, सामान आपकी दुकान से आउट हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम कहाँ डालते हैं, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सामान जब लेके जाएगा कस्टमर वगैरह तो खर्चा तो है ही ना उसका, वो इसमें आ जाता है। उसके अलावा ऑफिस का मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, ऑफिस का खर्चा हो गया, एडमिन को मैनेज करने का खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का, वो सब इसमें आएगा आपका खर्चा, ठीक है। और किसी भी तरीके के अदर लॉसेस वगैरह हो गए, बिजनेस कर रहे हैं भाई, छोटे मोटे लॉसेस वगैरह तो होते ही रहेंगे, ठीक है, लॉसेस हो गए, कुछ और छोटे मोटे खर्चे, खर्चों के लिस्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल है तुम्हारे बुक में, इसका फॉर्मेट दिया हुआ ट्रेडिंग का, बहुत सारे खर्चे दिए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग आप कहां कर रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कहां हो रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। और ये कहां रिकॉर्ड करते हो, सारे के सारे इनडायरेक्ट वाले ये रिकॉर्ड होते हैं सारे के सारे कहां पर, पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक है। डन, समझ में आ गया डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो कोई अगर पूछे भाई क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट, तो सिंपल से लैंग्वेज क्या बोलोगे भाई, माल बनने से पहले एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बिफोर द गुड्स आर बीइंग रेडी टू सेल, मतलब फिनिश गुड्स, ठीक है, आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी खर्चा आप माल को बनाने के लिए कर रहे हो वो सारा खर्चा किसमें आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएंगे, सारे ट्रेडिंग में। एंड ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस मैनेजमेंट, या फिर आफ्टर गुड्स आर रेडी टू सेल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। एंड दे आर रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अकाउंट। देन कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, ये भी डेबिट पे आता है और ये भी आपका डेबिट पे ही आएगा। समझ में आ गया होता क्या है, ठीक है। अब आपका टीचर से सवाल क्या रहेगा, बस इतना बता दो मैडम कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैडम बोलेगी इसका मतलब ये होता है, अगर अकाउंट्स की मैडम है तो आंसर मत पूछना कि डायरेक्टली मैडम ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा। आपका सवाल क्या होना चाहिए कि सर ये खर्चे का मतलब क्या है, आपको मतलब समझ में आ गया ना, आपका दिमाग खुद बता देगा कि इसे मैं ट्रेडिंग में डालूं या फिर मैं इसे कहाँ डालूं, पीएनएल में डालूं। हो गया हमारा काम, क्योंकि आपको बस ये देखना है कि ये खर्चा हो रहा है ना, क्या ये खर्चा फिनिश गुड्स से पहले का खर्चा है, अगर पहले का है तो ट्रेडिंग में डाल दो, और आपको लगता है कि वो खर्चा कहाँ हो रहा है, माल बनने के बाद हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। हो गया हमारा काम, समझ में आ गया, ठीक है जी। चलो अब इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे नोट्स। अब ये सेक्शन लिखना शुरू कर दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई देखो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ आइटम है हमारे पास जिन्हें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट आपके एग्जाम में, एक नंबर बुक में ना एक सेक्शन, एक आइटम मिलता है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि सर एक होता है वेजेस एंड सैलरी और एक होता है सैलरी एंड वेजेस, तो दोनों सेम ही तो हैं। इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग ट्रेडिंग में, इसको रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल में। पूछेगा ही मैडम से कि भैया ऐसा क्यों होता है, पूछा कभी ऐसा क्यों रखा जाता है कि वेजेस और सैलरी हमने डाल दिया ट्रेडिंग के अंदर और सैलरी एंड वेजेस डाल दिया पीएनएल के अंदर। ये तो वही बात होगी, राम और श्याम खाना खाने आ जाओ, श्याम और राम खाना खाने आ जाओ, दोनों एक ही बात है, पागल क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग बातें थोड़ी हैं, सेम ही तो बात है। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंसी में ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज देखो जब ये बात बोली जाती है ना वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी का मतलब होता है कि इस टोटल अमाउंट के अंदर जो भी अमाउंट आप ले रहे हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10,000 रुपए का अमाउंट, तो 10,000 के अमाउंट में जो वेजेस का पोर्शन है वो सैलरी से ज्यादा है, तो पूरा ये 10,000 रुपीज कहां चला जाता है, वेजेस अपने अपने साथ ले जाएगा, कहां पे, ट्रेडिंग के अंदर। अगर 10,000 रुपए में से वेजेस ज्यादा है तो वेजेस एंड सैलरी लिखा जाता है, लेकिन अगर
इसी 10,000 को मैं यहां पर उल्टा कर दूं, वेजेस एंड सैलरी में से सैलरी की मात्रा बढ़ा दूं इस 10,000 के अंदर, तो सैलरी वाला पोर्शन अपने साथ ड्रैग करके इसको टोटल अमाउंट को कहां ले जाएगा, पीएनएल अकाउंट में ले जाएगा। दैट्स द बेसिक रीजन कि आपका ये अगर आगे पीछे दिया हुआ तो क्यों रिकॉर्ड होता है। ठीक है, मेजोरिटी वाली बात होगी, सिंपल सी, मेजोरिटी विंस। इसकी मेजोरिटी इसमें ज्यादा है तो ये बोलेगा भाई मैं जहां जाऊंगा वहीं चलना पड़ेगा, सैलरी वहीं चली जाती है पीछे पीछे। ठीक है, ये बंदा क्या बोलता है इस वाले में, इसमें बोलता है सैलरी मेजोरिटी ज्यादा है तो सैलरी कहां जाती है, पीएनएल अकाउंट में, तो ये वेजेस पीछे पीछे वहां चला जाता है, हो गया हमारा काम। लेकिन अगर दोनों अलग अलग आते हैं, वेजेस आएगा तो रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग के अंदर, और अगर सैलरी अलग से दिया हुआ है आपके बैलेंस शीट के अंदर, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो अलग से रिकॉर्ड हो जाएगा कहां पर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये बेसिक रूल है, क्योंकि वेजेस पे किया जाता है किसको, लेबर्स को, एंड लेबर्स आर वर्क अंडर द फैक्ट्री। ठीक है, और सैलरी किसको दी जाती है, सैलरी दी जाती है भैया, तो जैसे दिमाग में आपको थोड़ा काम करना है, एम्प्लॉयज वगैरह को, मैनेजमेंट एरिया में जो भी काम करते हैं लोग बाग, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं उनको दी जाती है सैलरी वगैरह। तो वो कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में, तो उनका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा, तो कहाँ जाएगा, सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट के अंदर। भाई कोई भी खर्चा अगर आपको लगता है ना इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, प्रोडक्शन के साथ है, सीधा उठा के कहाँ डाल दो, ट्रेडिंग में। पर आपको लगता है इसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उठा के कहाँ डालेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। चलो जी, तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज निकाल के दे दी, बिकॉज आगे काम आएगा। अब आ जाओ इस वाले सेक्शन के ऊपर। तो भाई सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो होता है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, 98% क्वेश्चंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां कहां करोगे आप, पहला एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इधर क्रेडिट साइड पे। अभी देखा ना हमने रिकॉर्ड किया क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ये रिकॉर्ड किया, देखो दिखा देता हूं अभी, कहां है, ये रहा, ये क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्रेडिट में डाल देना, लेकिन कब, जब ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा। और इसका एक और ट्रीटमेंट रहेगा, दूसरा ट्रीटमेंट कहां रहेगा इसका, बैलेंस शीट के। दो ट्रीटमेंट रहेंगे, एक ट्रेडिंग और एक बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में कहां पे, एसेट्स, बिकॉज जो माल बिका नहीं है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और जो माल बिका नहीं है वो किसी और का थोड़ी है, मेरा ही तो है, तो इसीलिए क्या बन जाता है मेरे लिए एक तरीके का एसेट्स बन जाता है। अब पॉइंट आता है कि अगर इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर भैया ये आइटम कहां गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो इसकी केवल एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, ओनली बैलेंस शीट, नो एंट्री इन ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी कोई एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होने वाली। देन भैया आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालोगे। ठीक है, क्यों नहीं डालोगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब क्या है, वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ चुका है ऑलरेडी, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, वो ट्रेडिंग वो पहले से फिट है, इसीलिए। उसके अलावा एक पॉइंट और, ये भी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है ना, वो आप जब रिकॉर्ड करते हो, इज वैल्यूड एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, या तो बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू, दोनों में से अगर दोनों गिवन है तो विच एवर इज लोअर, भैया जो भी छोटा होगा हम वो रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन में बुक वैल्यू दी हुई है आपको 1,20,000 रुपए की, और मार्केट वैल्यू दी हुई है आपको 1,10,000 रुपए की, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 1,10,000 रुपए, छोटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, बुक वैल्यू आपको दिया हुआ है 1,40,000 रुपए का, और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है आपको 1,50,000 रुपए का, तो इस बार क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 1,40,000 रुपए। दोनों में से जो छोटा रहेगा हम उसे रिकॉर्ड करके यूज कर लेंगे, जो बड़ा है उसको इग्नोर मार दो, खत्म करो। ठीक है, ये हमारा हो गया।
इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, क्यों करते हैं हम ऐसा, इसका रीजन क्या है? रीजन है इसका प्रूडेंस का प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में मैंने आपको प्रिंसिपल्स करा रहा था प्रूडेंस वगैरह वाले सारे के सारे, तो उसमें भी बताया था कि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल। तो क्या आंसर है इसका? प्रूडेंस का प्रिंसिपल। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी होगा एक आधी के, किसी न किसी के एमसीक्यू में मिलता है, ये आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया इसका थर्ड वाला पॉइंट। अब इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, बोली भी लिख लेते हैं। देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर है इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेज गिवन है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेज, देन इग्नोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करोगे आप कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, मतलब परचेज के आगे एडजस्टेड मिलेगा, ये लिखा हुआ प्रॉपरली कि वो क्या है? एडजस्टेड परचेज है। अगर आपको ये वर्ड मिल जाता है एडजस्टेड परचेज का, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्या करना है? वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करना। कहां? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, कंडीशन एडजस्टेड परचेज होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? उसका सिंपल सा रीजन है कि भैया एडजस्टेड परचेज का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं ना आपको, एडजस्टेड परचेज का, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दैट मींस आपके एडजस्टेड परचेज के अंदर ऑलरेडी ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग वाला सेगमेंट पहले से इंक्लूड है। तो जो चीज पहले से इंक्लूड है, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत है वो नहीं, जरूरत है, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करते। दिस इज द बेसिक रीजन कि अगर आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है तो आप इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग रिकॉर्ड नहीं करोगे। समझाया था अभी क्यों ऐसा होता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पे आ जाओ पहले। ये देखो ये फॉर्मेट है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले को और इसको प्लस कर दूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, और उसको मैं क्या बोल दूं? एडजस्टेड परचेज। इन तीनों की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? केवल यहां पे एडजस्टेड परचेज लिख रहा हूं। तो बात तो एक ही है, या तो मैं इन तीनों को लिख लूं, या तो मैं अकेले किसको लिख लूं? इसको लिख लूं, तो भी ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको तीनों अलग अलग दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को लिख लो। लेकिन अगर तीनों की जगह पे एक वैल्यू दे रखी है, इसका नाम क्या है? एडजस्टेड परचेज, तब आप कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। डन। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड द टॉपिक। अब आप नोट्स लिख सकते हो अपने सारे के सारे इस वाले टॉपिक के। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर लो सारे नोट्स। मैं इसको एक बार एडजस्ट कर देता हूँ स्क्रीन पे, अब सबको आराम से रिकॉर्ड कर सको। ये लो जी,